नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिप्ला कंपनी की, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो आज हम इस कंपनी का फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है और कंपनी के मैनेजमेंट में कौन-कौन है। सेकंड, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। थर्ड, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग क्या है। फोर्थ, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। और फिफ्थ, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। तो इन सभी फैक्टर्स पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, कंपनी की आज की तारीख में 1500 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और कंपनी मेनली जो प्रोडक्ट्स अपने बनाती है वो रेस्पिरेटरी डिजीजेस, जो कि सांस लेने में जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है उसके रिलेटेड जो कंपनी दवाइयाँ बनाती है, जैसे कि अस्थमा है, फिर पेडियाट्रिक अस्थमा है, फिर नेबुलाइजेशन है। ये अलग अलग प्रकार की सांस लेने के लिए जो दिक्कतें आती है वो प्रकार की ये डिजीज़ है। इसके अलावा कंपनी एचआईवी या एड्स के रिलेटेड जो डिजीज़ होती है उसके रिलेटेड भी कंपनी दवाई बनाती है। और इसके अलावा कंपनी सिप्ला जेनेरिक्स और एपीआई, जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, वैसी वाली दवाइयाँ भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। दोस्तों, इसके अलावा मेन जो चीज़ है, कंपनी अभी कोविड के रिलेटेड भी कुछ मेडिसिन है, तो वो दवाइयाँ भी कंपनी जो है बना रही है। जो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी दवाई है जो कि कोविड के रिलेटेड काम आती है। तो उसमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे कि कंपनी ये रेमडेसिविर जो है, ये इंजेक्शन दिया जाता है जो कि कोविड में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो कंपनी ये इसका इंजेक्शन का भी जो है कंपनी वो मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके अलावा कंपनी जो कोविड में काम आती है दवाइयाँ, जैसे कि फेविपिवर है, टोक्लिजुमाब है, और ये अलग-अलग दवाइयाँ हैं जो कि कोविड के रिलेटेड भी काम आती है। काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये दवाइयों का यूसेज। और रेमडेसिविर का तो हमने सुना था कि काफ़ी शॉर्टेज हो रही है इस दवाई की। तो ये सभी दवाइयाँ जो है कोविड के रिलेटेड, कंपनी इसका भी प्रोडक्शन करती है। दोस्तों, ये कंपनी जो है 1935 में फाउंड हुई थी और आज की डेट में ये कंपनी के एम्प्लॉइज़ 25,000 से भी ज़्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और कंपनी का जो टर्नओवर है वो यूएसडी 2.3 बिलियन डॉलर्स है। और कंपनी के अगर मैं फाउंडर की बात करूं तो डॉक्टर के ए हामिद है इस कंपनी के फाउंडर। और आज जो करंट चेयरमैन है कंपनी के, डॉक्टर वाई के हामिद चेयरमैन है, और वाइस चेयरमैन जो है मिस्टर एम के हामिद है। तो यहाँ हमें हामिद फैमिली दिखाई दे रही है जो कंपनी का बिजनेस ओवरऑल संभाल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं तो कंपनी का हम देख रहे हैं कि सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है। और मार्च 2009 से लेकर अगर मैं 2020 तक की बात करूं तो मार्च 2009 में कंपनी का जो सेल्स था वो 4,961 करोड़ था, वो इंक्रीज होकर 17,132 करोड़ हो गया। वहीं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 771 करोड़ था मार्च 2009 में, वो इंक्रीज होकर मार्च 2010 में 1,547 करोड़ हो गया। तो यहाँ दोस्तों हमें लगातार सेल्स और नेट प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है और लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। और दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करूं तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो मार्च 2018 में 3,698 करोड़ का सेल था, वो इंक्रीज होकर दिसंबर 2020 में 5,169 करोड़ का हो गया। वहीं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 179 करोड़ से इंक्रीज होकर कंपनी का नेट प्रॉफिट 748 करोड़ हो गया। तो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें इंक्रीज देखने को मिल रही है, काफ़ी ग्रोथ। दोस्तों, कंपनी की अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एडुकेसी की बात करूं तो ये अराउंड 11 से 12% के आसपास है एज ऑन मार्च 2020। वहीं कंपनी की जो डेटर्स डेज है वो 83 डेज के आसपास के, मतलब 83 डेज के बाद कंपनी को अपने डेटर्स से पेमेंट आती है जहाँ पे ये लोग माल सप्लाई करते हैं। तो यहाँ रिटर्न ऑन कैपिटल एडुकेसी मुझे इतनी खास नहीं दिखाई दे रही है। इट्स एन ओके ओके ओके, हम बोल सकते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एडुकेसी कंपनी की है। वहीं कंपनी की जो बोरिंग्स है पहले कुछ सालों में नहीं थी, फिर कंपनी की बोरिंग्स इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर मार्च 2016 के बाद की बात करूं तो मार्च 2016 में कंपनी की 5,000 करोड़ के आसपास की बोरिंग्स थी, वो डिक्रीज होकर सितंबर 2020 में 3,169 करोड़ की कंपनी की बोरिंग्स हो गई है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 9.46% है। और कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.19% है। तो कंपनी डेट टू इक्विटी रेशियो आराम से अपना मैनेज कर सकती है क्योंकि ये लेस देन 1 है। इसके अलावा कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो 17.5 का है, मतलब कि कंपनी जो अपने डेट पे जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो वो कंपनी आराम से अपना इंटरेस्ट जो है पे कर सकती है। इसके अलावा कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी है, मतलब फ्री कैश जो कहते हैं हम लोग, कैश ऑन हैंड। तो ये कंपनी का जो है वो अराउंड 2083 करोड़ के आसपास है, तो काफ़ी ये कैश रिच कंपनी है। और इसके अलावा कंपनी की जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो है 73,349 करोड़। और दोस्तों, ये कंपनी है वो एक लार्ज कैप कंपनी है और आज जो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 71,215 करोड़ का है।
प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट देख ही रहे हैं कि इस कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो अराउंड 36-37% के आसपास है। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स जो है जो एज ऑन दिसंबर 2020 वो 22% की है। यहाँ पे हमें देखो, अगर आप देखोगे मार्च 2020 के बाद यहाँ पे लगातार हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वहीं जो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो थोड़ी बहुत यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रही है, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 23% की है। और इसके अलावा दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है उसमें कोई भी प्लेज पर्सन नहीं है। अगर आप प्लेज पर्सन देखोगे तो जीरो है, मतलब कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कंपनी के लिए। दोस्तों अभी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग चेक कर लेते हैं। तो ये केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट है, और इसमें जो केयर रेटिंग ने कंपनी को जो क्रेडिट दी है, और ये अभी अब ये लेटेस्ट रिपोर्ट है फरवरी 2024 2021 की। तो इसमें जो कंपनी की जो रेटिंग है वो A1+ है। तो ए जो रेटिंग है वो काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है, काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। A B C D ऐसे रेटिंग्स होती है, तो उसमें से ए और बी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। वहीं सी और डी मॉडरेट, और डी जो रेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट रेटिंग मानी जाती है। तो इसमें कंपनी की जो रेटिंग है वो A+ है, तो काफ़ी बेहतरीन रेटिंग इस कंपनी की है। कंपनी के वैल्यूएशन की बात करूं तो स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 31.8 का है। वो इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, पूरी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो वो 25 का है। तो एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री ये थोड़ा बहुत मुझे ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। दोस्तों कंपनी के अगर मार्केट शेयर की बात करूँ तो 95% जो मार्केट शेयर कंपनी का निकोटिन रिप्लेसमेंट थ्योरी में है। मतलब कि जो लोगों को अपने सिगरेट छुड़वाने या जिनको तंबाकू लेने की आदत होती है, तो वो छुड़वाने में ये जो मेडिसिन है ये या फिर ये जो थेरेपी है वो काम करती है। तो उसमें 95% का मार्केट शेयर है। वहीं कंपनी का रेस्पिरेटरी, जो मैंने आपको जैसे बताया था कि इनहेलर जो है कंपनी के जो प्रोड्यूस करती है, उसमें 66% का मार्केट शेयर है इन इंडिया। 46% का मार्केट शेयर है कंपनी का इन साउथ अफ्रीका। और रेस्पिरेटरी मेडिकेशन में कंपनी का जो 41% का मार्केट शेयर है इन श्रीलंका। इसके अलावा कंपनी का तो जो मार्केट शेयर जो अदर डिसीज में है वो आप देख सकते हैं कि जैसे 8.25%, 4.5%। तो ये अलग अलग डिसीज में कंपनी का मार्केट शेयर है। और कंपनी का अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो इंडिया से कंपनी का जो परसेंटेज आ रहा है वो 39% ऑफ रेवेन्यू है। उसके अलावा कंपनी का साउथ अफ्रीका से अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है 18% का, नॉर्थ अमेरिका से 23% का, यूरोप से 5% का। तो ओवरऑल कंपनी का जो रेवेन्यू है, ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी इंडिया के बाहर भी फैला हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, और ये कंपनी की कहीं ना कहीं जो रिस्क रहती है, जो जोग्राफिकल रिस्क, उसको डाइवर्सिफाई करता है। दोस्तों अभी कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात की जाए तो मार्च ये 2000 में लास्ट 5 इयर्स का चार्ट पैटर्न निकाला मैंने। तो मार्च 2016 में कंपनी का जो प्राइस था वो 531 था। और ये अगर मैं मार्च 2020 तक देखूँ तो मुझे यहाँ पे प्राइस पैटर्न में इतना ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो मार्च 2020 के आसपास का जो प्राइस है वो अराउंड 400 के आसपास का था। तो लास्ट 5 इयर्स में यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कोई ग्रोथ नहीं दिखाई है। इसका रीज़न भी मैं आपको बता दूं कि कंपनी की ग्रोथ क्यों नहीं हुई है। दोस्तों एक चीज़ अगर आप नोट करोगे तो कंपनी की जो सेल्स है यहाँ पे 2013-14 तक या 15 तक अगर मैं बोलूँ तो कंपनी की जो सेल्स थी वो अच्छी खासी थी, अराउंड 21-22% के आसपास थी। लेकिन कंपनी की सेल्स यहाँ पे अगर 2016 की बात करूँ तो यहाँ पे डिक्रीज हुई है, या तो उसमें जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम हुआ है। जैसे 4.385% कंपनी का ग्रोथ हुआ है मार्च 2017 में, फिर कंपनी का ग्रोथ मार्च 2018 में 5.29% की हुआ है, और 19 में 7.96% का रहा है। तो कंपनी का जो जो ग्रोथ है ना दोस्तों वो कम हो गया है। इसकी वजह से उसका हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में भी इतना मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे लगातार स्टॉक प्राइस जो है अराउंड 400-500 के आसपास की रेंज में चल रहा था। फिर 2020 के बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, और वो हम उसके क्वार्टर रिजल्ट्स में देख ही सकते हैं। यहाँ पे सितंबर 2020 में कंपनी का जो टोटल ग्रोथ था वो 14% के आसपास है, और 2020 में कंपनी का 18% का ग्रोथ हुआ है टोटल सेल्स में। तो इसकी वजह से हमें दोस्तों यहाँ पे चार्ट, अगर आप देखोगे चार्ट मूवमेंट, तो ये लगातार अपवर्ड ट्रेंड में है, और ये लगातार इंक्रीज हो रहा है स्टॉक प्राइस। तो कंपनी का जो सेल्स और नेट प्रॉफिट अगर हमें उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो वो चीज़ दोस्तों कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करेगी हमेशा। ये चीज़ आप हमेशा नोट करना।
और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, जैसे कंपनी ने अभी जो कोविड के रिलेटेड जो मेडिसिन्स बनाई है, जो मैंने आपको बताई थी, तो उसमें अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें कंपनी को काफ़ी आने वाले 2-3 क्वार्टर में काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और उसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट जो है, उसके चार्ट पैटर्न पे भी बढ़ेगा, उसके जो स्टॉक प्राइस है उस पे भी बढ़ेगा। तो यहाँ से मुझे लग रहा है आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है फॉर श्योर दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपका नज़रिया जो है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म का। और दोस्तों, ये मेरी रिसर्च थी, आप अपनी रिसर्च भी जरूर कर लेना, उसके बाद ही डिसीजन लेना कि आपको इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और तो ए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो क्या ऐसे हमें भी मोटिवेशन मिलता है अलग अलग न्यू वीडियोस क्रिएट करने के लिए, और आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।